हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन करेंगे खंड ब। खंड अ तो अपन ने ख़त्म कर दिया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका था, जिसमें अपन के 1 क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछे गए थे और दूसरे क्वेश्चन में अपन से रेगिस्तान वाले क्वेश्चन पूछे गए थे और तीसरे में 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब खंड ब जो आपका आया है उसमें सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दो संख्याएं 616 तथा 32 का महत्व समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। अब महत्व समापवर्तक निकालना है अपन को, ठीक है। इसका मतलब अपन को HCF निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब HCF निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। चलो 616 का करते हैं, 2 की टेबल से जाएगा, फिर 8, फिर अगेन 2 की टेबल से, फिर से 2 की टेबल से देंगे, ये अपन ने निकाला एलसीएम। उसके बाद ऐसे ही अपन को किसका निकालना है, 32 का, ठीक है। ठीक है, अब अपन को महत्व समापवर्तक निकालना है, ठीक है। अब अपन को इसमें ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या दोनों में आ रही है। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, लेकिन कितनी बार है, कम बार वाला लेंगे जो दोनों में है। यहाँ पे 3 बार है 2, यहाँ पे कितनी बार है, 5 बार है। तो यहाँ पे अपन का मसा क्या हो जाएगा, 3 ही बार 2 ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 2 8। तो 8 इसका आंसर, 8 इज द आंसर। क्लियर। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य 4 तथा 1 है, ठीक है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, चलिए वो देखते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र है x² माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करेक्ट आंसर जो आपका निकल के आता है वो माइनस से आता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बार x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, सही है। अब इसने बोला है कि अपन को शून्य दे रखे हैं, तो ये पहला वाला शून्य क्या हो जाएगा, अल्फा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है। अब बस अपन को इसके अंदर इसका मान रखना है, अपन का आंसर आ जाएगा। x² माइनस अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है 1, x की जगह x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों जो शून्य हैं अपन के उसको गुणा कराना है, 4 इंटू 1, ठीक है। x² माइनस 4 और 1 5, x प्लस 4 एकम 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 4। यही होता है द्विघात समीकरण, ठीक है, या फिर जिसको बोल दो द्विघात बहुपद, जिसकी घात कितनी होती है 2, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं 6th वाला। क्वेश्चन 6th है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आपके ये मॉडल पेपर में मिसप्रिंट आया, सूत्र नहीं है, ये है मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जो इसका प्रिंट आया वो रूट्स है, तो उसका मतलब मूल ही ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसके अपन को क्या ज्ञात करना है, मूल। तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए पहले समीकरण उतारते हैं। 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। क्या निकालना है, इसके मूल। तो सबसे पहले इसको अपन को भाज्य गुणनखंड करना है अपन को, ठीक है। देखो यहाँ देखना है, ये वाला कौन सा साइन है, माइनस का। तो अब अपन को ऐसी दो संख्याओं को माइनस कराना है कि अपन को बीच वाली संख्या मिल जाए, ठीक है। अब बीच में आप बोलोगे कोई संख्या ही नहीं है, तो जहां कोई संख्या नहीं होती है अपन क्या मानते हैं, 1 है, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि दो संख्याओं को अपन को माइनस कराना है कि आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाए, और उसी जगह उन्हीं दो संख्याओं को गुणा कराने पर पहली दो संख्या आ जाए। तो 6 दूनी 12, ठीक है। समझ आया, वापस से समझो।
मैंने बोला है पहले अपन को ये साइन देखना है, ठीक है। ये क्या है, माइनस, तो ऐसी दो संख्याओं को माइनस कराना है कि बीच वाली संख्या मिले। तो बीच में क्या है, एक। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि कोई दो संख्या है जिसको माइनस कराने पर 1 मिलेगा और गुणा कराने पर 12 मिलेंगे। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है, 4 और 3। देखो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 4 को 3 से गुणा कराएंगे तो 12 आंसर आएगा, ठीक है। अब करते कैसे इसको, वो देखो, 6x² माइनस का माइनस, अब अपन को ब्रैकेट में लिखने वो दो संख्याएं जो अपन ने सोची है और x के साथ। तो 4x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब अपन को क्या करना है, इसमें से इसका ब्रैकेट खोलना है। तो जब अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अपन लिखेंगे -4x, ये माइनस का है तो प्लस का -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अपन को जो कॉमन है पहले इसके पेयर बनाना, जो कॉमन है फिर वो लेना। अब इन दोनों में से कौन सी टेबल कॉमन निकलती है, 2 की टेबल, और साथ में x कॉमन आता है। तो 2x तो बाहर लिखेंगे, अंदर क्या आएगा 3x माइनस 2। इसी जगह यहाँ पे भी सेम करना है, अगर कोई साइन जैसे x y z कुछ भी कॉमन आ रहा है वो लेना है, या फिर कोई टेबल कॉमन आ रही है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे ना ही कोई टेबल कॉमन है ना ही x y कॉमन है, तो क्या लेंगे अपन, 1। तो 1 लेते हैं तो अंदर जैसा है वैसा का वैसा ही होता है, ठीक है। अब ये दोनों अगर अपन के सेम आए, ये दोनों गुणनखंड सेम होते हैं तो आंसर आपका सही है। तो इन दोनों को एक बार लिखना है और इन दोनों को एक बार लिखना है। ये आपने सब 8th क्लास में सीखा हुआ है, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, इसके मूल ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात होंगे, पहले ये लिखेंगे 3x माइनस 2 बराबर में 0। तो 3x बराबर, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। अब इसी जगह ये लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो x बराबर क्या आएगा, -1/2। अब ये दो मेरे मूल ज्ञात हो गए हैं, ठीक है। समझ आया अच्छे से क्वेश्चन, मैंने आपको बिल्कुल स्टेप से क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। बिंदुओं 1, -5 और -4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष, यहाँ पे लिख देना x अक्ष क्योंकि लिखा हुआ नहीं है उसमें, ठीक है। x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है वो ज्ञात करना है, ठीक है। चलो देख करते हैं इसको। अब उतार लिया आपने, ये जल्दी से उतार लो। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब इसने क्या बोला, बिंदु 1 और -5 और -4 और 5 दे रखे हैं, उसको जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले ये एक सपोज करो कोई लाइन है, ये एक बिंदु यानी A है, ये B है, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है। तो अब देखो A के अंश दे रखे हैं, कितने हैं, 1 और -5। उसी तरह B के दे रखे हैं -4 और 5। अब ये कह रहा है x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये हो गया x अक्ष सेम का सेम, y अक्ष क्या हो जाएगा, 0। अगर इस जगह क्वेश्चन होता y अक्ष किस में विभाजित करेगा तो यहाँ y आ जाता, x क्या हो जाता, 0, ठीक है। अब अपन निकालते कैसे, x और y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m2 x1 सॉरी y1 और ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये पूरा आपका सूत्र है, क्लियर। चलो अब करते हैं। अब इसने क्या बोला है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो अपन मानते हैं कि अनुपात इसका क्या है, के अनुपात 1, ठीक है। चलो अब करते हैं, x और y के मान लिखने हैं। तो x का मान मेरे पास x ही है और y का मान क्या है, 0, ठीक है।
बराबर, अब m1 इसको अपन लेते हैं m1, इसको अपन लेते हैं m2, ठीक है। तो k इंटू x2, ये क्या होता है x1, ये क्या होता है x2, तो अपन लेंगे -4 प्लस, अब लेंगे क्या m2, m2 क्या है वहाँ पे 1, तो 1 इंटू x1 क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, अपॉन में m1 और m2, तो यानी k प्लस 1, कॉमा, उसके बाद लिखना है m1, तो m1 अभी बताया था वही k इंटू में y2, तो y1 ये हो जाता है, y2 ये हो जाता है, इंटू में 5 प्लस, अब m2 चाहिए, m2 क्या है 1 और y1 क्या है -5, और वापस इन दोनों को प्लस कराना है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x, 0 इक्वल ये हो जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, कॉमा 5k -5 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है x अक्ष, तो x अक्ष का तो आंसर मेरे पास नहीं है, तो y के अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये y है और ये भी y है, तो इन दोनों को बराबर रखना है, 5k -5 अपॉन में k प्लस 5 बराबर में 0, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आएगा, 5k -5 बराबर में 0 इंटू k प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, 5k -5 बराबर 0, देखो 5k -5 बराबर 0, यह आया अपना आंसर। अब क्या करना है, 5k को तो यहीं छोड़ना है, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है इसके गुणा में, तो वहां जाके भाग बनेगा, तो k बराबर 5/5, तो आंसर क्या आएगा 1, तो इसका अनुपात क्या निकला 1:1, तो अनुपात बराबर 1:1, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया अच्छे से, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, तो अपन को आकृति बनानी है, भूमि उससे 60 मीटर की ऊंचाई, तो ऐसे ही होगा, उस पे एक पतंग की डोरी है जो अस्थायी रूप से बांधी गई है, तो पतंग की डोरी ऐसे होती है, ठीक है। अब भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई डाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो, मतलब ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं AOB, ठीक है। अब अपन को क्या क्या दे रखा है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है लंब, तो अपन को क्या दे रखा है लंब दे रखा है, कर्ण पूछा है, तो अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है, वही लंब और कर्ण पूछा है, तो अपन अब मुझे बताओ कर्ण बटा लंब क्या होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और थीटा अपन का यहाँ पे कोण अपन का कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, तो अपन लिखेंगे कोसेक 60 डिग्री बराबर कर्ण कितना है नहीं पता, तो AB का AB डाल देते हैं, लंब कितना है 60, तो वो लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3, ठीक है, यही होता है। उसके बाद AB अपनी जगह आएगा और 60 अपनी जगह, ठीक है। उसके बाद अपन वृज्ज गुणा करते हैं यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा AB √3 बराबर 60 × 2, ठीक है। तो AB बराबर 60 × 2 क्या होता है 120, और ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा भाग में। अब देखो √3 यहाँ पर है, तो जब भी नीचे रूट की कोई संख्या बच जाती है तो अपन उसका क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, तो इसका परिमेयकरण कैसे होगा, यहाँ पर भी √3 और यहाँ पर भी √3, ठीक है। तो 120 को √3 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 120 √3, और √3 को √3 से गुणा कराएंगे तो आंसर क्या आता है 3 से 120 काटोगे तो आंसर क्या आएगा 40 √3, और मेजरमेंट इसकी कितने में थी मीटर में, तो आंसर क्या आएगा मीटर। तो इसकी डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देना, डोरी की लंबाई
बराबर 40√3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन करो। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, आंतरिक विभाजन करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला है, 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। तो अपन खींच लेंगे 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का, तो ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है, 2:3 में आंतरिक विभाजन करना है। तो सबसे पहले अपन को एक न्यून कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो जितना अनुपात होता है उसका अपन को प्लस कराना पड़ता है। तो अनुपात कितना है, 2:3, दोनों को प्लस कराएंगे तो क्या आएगा, 5। तो आपको अपना प्रकार लेना है और इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ से आपको 5 कट लगाने। ठीक है, सेम जितना खोला अपनी मर्जी से खोल लेना, फिर उस पे कट लगाते चलना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कट इतने का लगाया एक उससे इतना बड़ा कर देंगे, सेम रखना। ठीक है, उसको हिलाना मत। फिर यहाँ से ये मिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे अपन को प्रकार रखना है, यहाँ पे कट लगाना है। ठीक है, इस तरीके से उतना ही खोले रखना है, उसको हिलाना नहीं है। यहाँ अनुपात कितना है, 2, तो यहाँ पे पहले नाम दे देना, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 2 पे रखना उतने ही नाप का और यहाँ से ऐसे काट देना। ठीक है, फिर उसके बाद प्रकार लेना और इतना खोलना, उसके बाद यहाँ रखना और यहाँ से एक कट लगा देना और यहाँ से इसको मिला देना। ठीक है, और इसको अपनी मर्जी से कोई सा भी नाम दे देना। तो जब आप इसको और इसको मापोगे तो इसकी जो भी आपकी संख्या आएगी उन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.7। ठीक है, अब इसकी रचना, अब रचना कैसे करनी है देखते हैं। रचना के लिए पहला क्या होगा, पहला चरण क्या लिखेंगे अपन, 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ठीक है, यही होगा कि 6.7 सेंटीमीटर का अपन ने रेखाखंड खींचा था, उसको नाम क्या दिया था, ए बी। दूसरे पे क्या लगाया था, बिंदु ए पर न्यून कोण बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे, यही किया अभी बिंदु। ठीक है, दूसरे पे अपन ने यहाँ पे न्यून कोण लिया था। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, उसके तीसरी बार जितना अनुपात था उतने क्या लगाए थे, कट लगाए थे। ठीक है, तो अपन को अब क्या करना है, लिखना है प्रकार की सहायता से, सॉरी इसको ऐसे लिखना है, प्रकार की सहायता से बराबर नाप के, ठीक है, क्या लिखा अपने, 5 लगाए थे तो 5 चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अपन को क्या लिखना है, 4th पॉइंट, इसको चिन्ह भी लिख सकते हो, इसको कट भी लगा सकते हो। ठीक है, कुछ भी है तो चाप लिख दो यहाँ पे बिल्कुल, अगर 5 चाप बनाएंगे। ठीक है, और ये वाले मैं आपको रचना इसीलिए ऐसे बोल रही हूँ कि आप इसको जितना अपनी मर्जी से करोगे तो उतना आप इसको कर पाओगे। अगर आप रट के चले जाओगे तो आप एक क्वेश्चन की रट सकते हो, दूसरे क्वेश्चन की रट सकते हो, अगर क्वेश्चन चेंज हो गया तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए रचना अपनी मर्जी से ही लिखना वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो पहले मैंने जो किया अपन को बस जैसे जैसे अपन करते जा रहे हैं वैसे वैसे अपन को लिखते चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 कट लगा दिए, तो A5 को बिंदु बी से मिलाएंगे। ठीक है, अब 5 पॉइंट में क्या किया था, A5 पर प्रकार रखकर एक चाप बनाएंगे तथा A
2 पर भी बनाएंगे। ठीक है, 6th पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या किया था, A2 को मिलान किया था, A2 को मिलाएंगे, वह बिंदु P होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। अब क्या करना है, अपन को एक वृत्त बनाना है। ठीक है, पहले अपन रफ डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, रफ आकृति बनाते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का अपन को एक वृत्त चाहिए। ठीक है, बना दिया। 5 सेंटीमीटर के वृत्त के बाद इसने क्या बोला, 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होगी। तो स्पर्श रेखाएं आपको पता है यहाँ से जाती है और यहाँ से जाती है। कितने डिग्री का बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B और इसको नाम दे देते हैं P। ठीक है, और आपको पता है केंद्र बिंदु O होता है। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर हमेशा 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ये तो पता ही होगा। तो अपन लिख देंगे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अपनी मर्जी से यहाँ पे लाइन खींचनी है। ठीक है, अब भाई यहाँ तो मुझे पता है कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस केंद्र बिंदु पर भी तो कोण बनेगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, प्लस ये दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ठीक है, प्लस कोण O बराबर, चारों मिलके कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 360 का। तो अब तीनों को प्लस करो, आंसर क्या आएगा, 240, प्लस कोण O बराबर 360। तो कोण O बराबर 360 माइनस 240, तो आंसर क्या आएगा अपन का, 120। तो मुझे यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, अब चलो अब फेयर में इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या किया अपन ने, एक वृत्त बनाया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद क्या किया था अपन ने, अब अपन को सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे केंद्र बिंदु लेना है। ठीक है, उसके बाद अपनी मर्जी से स्केल होता है उससे अपन को यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना D रखना। ठीक है, D को रखने के बाद कितने डिग्री का बीच में कोण बनना चाहिए, 120 डिग्री का। प्रकार की सहायता से नहीं बनाना, D की सहायता से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे D रखना और इस साइड पे आपका 120 डिग्री आएगा, वहाँ पे लाइन खींचनी है। ठीक है, तो ये तो बन गया 120 डिग्री। क्लियर। उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो आपको अब प्रकार उठाना है। प्रकार की सहायता से यहाँ पे आपको पहले अर्धवृत्त बनाना है, फिर यहाँ पे अर्धवृत्त बनाना है। और आपने प्रकार की सहायता से तो बहुत अच्छे से सीखे होंगे कोण बनाना, 60 डिग्री का, 120 का, 90 का, 150 का। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, एक यहाँ पे 60 डिग्री का चाप खींचते हैं, यहाँ पे 120 का, फिर किसका बनता है, 90 का। तो ऐसे आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, 60, 120, फिर इन दोनों की सहायता से 90 का। तो ये चलता हुआ यहाँ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें जहाँ पर जाके मिलती है वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 90 डिग्री का कोण, ये भी हो गया 90 डिग्री का, और ये कितने का बना, 60 डिग्री का। अब इसको बस अपन को नाम देना है A, B और ये नाम हो जाएगा B। अगर इसमें यहाँ पे 60 डिग्री का कोण नहीं बनता तो इसका मतलब आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं कोण में गलती कर दी है। ये लाइनें वहीं जाके मिलेगी जहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, अब अगर इसकी रचनाएं करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। वैसे तो 2 नंबर में क्वेश्चन है तो यही डायग्राम ही बना देना, लेकिन अगर रचना करनी हो तो कैसे करोगे, सेम जैसे पहले करवाया था। सबसे पहला चरण क्या लिखोगे, 5 सेंटीमीटर का अपन ने एक वृत्त बनाया। उसके बाद मैं यहाँ पे करवा भी देती हूँ, अगर रचना करनी भी पड़ जाए तो यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्या करेंगे,
केंद्र ओ पर एक रेखा खींचेंगे जिसे ओ ए लिख देते हैं, ठीक है, ओ ए नाम देंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, केंद्र ओ पर चांदे की सहायता से, ठीक है, चांदे की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, ये लिखेंगे, चांदे की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में अपन को जिसे ओ ए नाम देंगे, ठीक है, इसको नाम अपन को ओ बी देना था, मैंने गलती से ओ ए लिख दिया, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में बिंदु ए तथा बी पर प्रकार की सहायता से, ठीक है, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये लिखेंगे, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, यही बनाया था। जहां पर ये दोनों रेखा मिलेगी वहां 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गए 5 पॉइंट अपन के। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, इसकी रचना करनी है, ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो अब इसने अपन को क्या दिया है कि दो त्रिभुज हैं कोई, तो अपन बनाते हैं कोई दो त्रिभुज, ठीक है, ये एक त्रिभुज, ये दूसरा, ठीक है। अब इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब ये कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं और दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी समरूप किसके हैं, डी ई एफ के, दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर। तो अब अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। अब अपन को पता है कि अगर ना दोनों तो त्रिभुज होते हैं, उनके जो अगर अपन बोलते हैं कि उनका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो क्षेत्रफल बराबर होने से क्या होता है, जो उनकी भुजाएं होती है वो उनका जो वर्ग होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर। तो अपन अब क्या लिखेंगे, ये भुजा ए बी, ठीक है, इसका वर्ग किसके बराबर होगा, दूसरे त्रिभुज की भुजा के, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही ए सी डी एफ के बराबर, तो ए सी का स्क्वायर बटे में डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ये वाली भुजा बी सी किसके बराबर, इसके, तो बी सी का स्क्वायर बटे में ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब इसने बोला है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर किसके, त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल के। अब अपन मानते हैं कि 40 है इसका, तो इसका भी क्या होगा 40। अब इसको काटेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, तो मतलब मैं इसकी जगह 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये सारा सेम उतारना है मुझे, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ठीक है, यही करूँगी। अब मुझे इसको इसके बराबर बताना है, फिर इसको इसके, फिर इसको इसके। तो अब अगर ये इसके बराबर लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही अगर इसको इसके बराबर बताएंगे तो क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर डी एफ का स्क्वायर, और फिर इसको इसके बराबर बताएंगे तो क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर बराबर में ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे करके भी बता देती हूँ कि कैसे आया। तो अगर मैं लिखूँ ए बी का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर बराबर है 1 के, ठीक है, तो ब्रज गुणा करेंगे, ये कहाँ जाएगा, उधर,
तो क्या आंसर आएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर में डी ई का स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए तीनों को मैंने ऐसे लिखा है। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः ए बी बराबर डी ई, ऐसे ही ए सी बराबर डी एफ और बी सी बराबर ई एफ। ठीक है, तो ये तो उसने बोला क्षेत्रफल बराबर है। अब इसको सिद्ध क्या करना है कि ये सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये सर्वांगसम होते हैं तो अपन के सर्वांगसम बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है। तो चलो करते हैं अब। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में 3 चीज़ें चाहिए, और वही 3 चीज़ें मुझे यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, तो बस मुझे इसको उतारना है। ए बी बराबर डी ई के, और ए सी बराबर डी एफ के, और बी सी बराबर ई एफ के। ठीक है, हो गया। ये 3 चीज़ें बराबर होते ही क्या हो जाता है, वो सर्वांगसम। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। हो गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इसको उतार लो एक बार। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसने क्या बोला है, सबसे पहले अपन को लंबाई दे रखी है। तो लंबाई क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला कि ये सुई 15 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित करती है, वो बताना है। ठीक है, तो अपन को ये तो पता है कि ना 1 मिनट में, या हाँ 1 मिनट में, अब टोटल कितने होते हैं, 360 डिग्री, और 1 मिनट में 60। तो अब इसको अपन इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, तो क्या आएगा, 6 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही 5 मिनट में कितना आंसर आएगा, तो 5 × 6, तो आंसर क्या आया, 30 डिग्री। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 14। तो इसको 2 बार, थीटा कितना है, 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको कट करना है। 7 की टेबल में 14 आता है 2 बार, 0 से 0 अपन काट देंगे। 3 की टेबल में कितनी बार आएगा, 12 बार। ठीक है, तो वैसे ही 2 एकम 2, 2 को 6 से काटेंगे, फिर वापस से 2 को 22 से, और 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 11 × 14, तो इसका हो जाएगा 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल आया, 154/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। तो इसने ये बोला कि एक गोला था। ठीक है, एक गोला था कितने का, 4.2 सेंटीमीटर का, उसको बेलन के रूप में डाला है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी बोली है इसने, 6। तो अब मुझे बताओ कि पूरे गोले को अगर अपन बेलन में डालेंगे तो दोनों का आयतन तो समान ही निकलेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा जिसका जो आयतन है उसमें से आधा उसने अपने पास रख लिया, आधे का बेलन बना दिया, ऐसा तो नहीं होता, पूरे का ही होगा वो। और फिर निकालना क्या अपन को, बेलन की ऊंचाई। तो चलिए करते हैं। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे गोले की त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है, बेलन। तो बेलन की त्रिज्या
बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको पिघलाकर, गोले को पिघलाकर इसने क्या बनाया है, बेलन। तो अपन क्या लिखेंगे, गोले का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के। ठीक है, तो अब गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूबिक, और बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। एक काम करो, इसको पूरा कैपिटल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी गोले की जो त्रिज्या है वो अलग है और बेलन की जो त्रिज्या है वो अलग है, तो इसलिए इसको अलग दिखाना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, पाई से ये पाई काट देते हैं। ठीक है, 4/3, गोले की त्रिज्या कितनी है, 4.2, तो 4.2 बटे में 10, क्योंकि पॉइंट हटाया है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको कितनी बार लिखना है अपन को, 3 बार। उसके बाद क्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6, तो इसको 2 बार, और ऊंचाई अपन को निकालनी है। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा, 4/3 42/10, इसको कितनी बार लिखना है अपन को, 3 बार। अब देखो ये गुणा में यहाँ पे कहाँ जाएगा, भाग में। ठीक है, तो 1/6 × 6 बराबर में h। अब इसको काटते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे 7 बार, इसको काटेंगे 7 बार, इसको काटेंगे 14 बार। अब बस इतना ही कट सकता है ये, तो अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, उसके बाद इनटू में 49, अपॉन में कितने जीरो यहाँ पे, 3, तो 3 बराबर h। अब इसको इससे गुणा कराते हैं, तो यहाँ पे करा देती हूँ। मैं आपके सामने ही पूरा गुणा भाग सब करा के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो क्या आया, 2 7 3 4 बटे में 10। तो अब नीचे जितने भी जीरो होते हैं, 3 जीरो हैं, जितने भी जीरो होते हैं उतनी संख्या से पहले अपन क्या लगाते हैं, पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.734 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक गनाब बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना होगा। तो इसने क्या बोला कि गनाब को पिघलाकर चांदी का सिक्का बनाया। तो सबसे पहले तो चांदी के सिक्का कौन सी आकृति का है वो देखेंगे। तो अपन लिखेंगे चांदी का सिक्का बेलन की आकृति का है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला कि गनाब को पिघलाया है। तो अपन मानते हैं, माना सिक्कों की संख्या बराबर n। ठीक है, तो अपन आपका सूत्र अपन का क्या बनेगा, गनाब का आयतन, क्योंकि गनाब को पिघलाकर ही तो बनाया है, तो गनाब का आयतन जो होगा वही किसका होगा, चांदी के सिक्कों का आयतन। तो गनाब का आयतन n बराबर सिक्कों का आयतन। ठीक है, तो अब गनाब का आयतन क्या होता है, L × B × H। n चांदी के सिक्के कितने होते हैं, बेलन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। तो ये है 5.5 × 10 × 3.5 बराबर n 22/7। अब r चाहिए मुझे, मतलब त्रिज्या चाहिए, लेकिन दे क्या रखा है, व्यास। तो उसको सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, त्रिज्या में। तो व्यास अपन को दे रखा है 1.75, फिर इसकी दे रखी है त्रिज्या, तो 1.75 बटे में 2, त्रिज्या निकालने के लिए यही करते हैं। उसके बाद है ऊंचाई, मोटाई को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ये है 2 mm की, पर सब कुछ क्या है सेंटीमीटर में, तो इसको बटे में क्या कर देंगे 10। ठीक है, तो r कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो 1.75 बटे में 2
1.75 बटे में 2 और ये 2/10 ऊंचाई। ठीक है, अब अपन को पता है कि जो गुणा में है इक्वल्स टू के उधर आके क्या बनता है भाग में, तो अपन को यही करना है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब जो अपॉन में डिजिट है वो सारी कहाँ जाएगी ऊपर, तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 ये ऊपर जाएगा बराबर n और ये सारा नीचे आएगा। तो 22 इंटू 1.75 इंटू में 2। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन को क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है। तो मैं आपको एक एक स्टेप करके समझा रही हूँ। ठीक है, तो पॉइंट हटा के नीचे क्या लग जाएगा 10, फिर यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगा 10। ठीक है, फिर यहाँ से पॉइंट हटाया इंटू में क्या लग जाएगा 100। मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट हटाया इंटू में लगा 100 बराबर n। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 11 की टेबल से इसको काटते हैं, 2 बार इसको काटेंगे 5 बार, उसके बाद ये 2 0 और ये 2 0 कट गए। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है, 2 से इस 2 को काट सकते हैं और इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं। 7 की टेबल से इसको काट सकते हैं 25 बार। ठीक है, उसके बाद और देखो कहाँ से कुछ कट रहा है क्या, 5 की टेबल से 7 बार। ठीक है, वापस इसको उससे काटेंगे तो क्या आएगा 25। ठीक है, और देखते हैं 5 की टेबल से ये 5 बार, इसको काटा 2 बार, तो यहाँ क्या बचा, और कुछ बचा है क्या, 5 ही रहा, इसकी टेबल से ही 2 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा 400। तो 400 चांदी के सिक्के बने हैं। ठीक है, समझ आया अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है आपके इस चैप्टर में माध्य ज्ञात करने के कम से कम 3 सूत्र हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से निकालो, पद विचलन से निकालो या फिर कल्पित माध्य से निकालो। लेकिन इस क्वेश्चन में बस इतना बोला है कि माध्य ज्ञात करना है, तो अपन अपनी मर्जी से कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और वैसे भी इसमें अपन को वो ग्रुप वगैरह नहीं दे रखा है, तो अपन सिंपल वाले से ही निकाल सकते हैं इसको। तो क्या दे रखा है x, फिर क्या दे रखा है f, और यहाँ के लिखेंगे fi xi। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे x उतार लेते हैं, 20 30 40 50 60 70 80, 6 11 7 4 4 2 1। ठीक है, अब fi xi अपन को कैसे निकालना है, x और f को गुणा करके। ठीक है, तो 20 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 120, और 30 को 11 से करेंगे तो क्या आएगा 330, 40 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा 280, उसके बाद 50 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा 200, 60 को 4 से 240, ये हो गया 114, ये हो गया 80। अब इसका क्या लगाते हैं टोटल fi xi, और यहाँ पे किसका लगाते हैं f का। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, सबको प्लस कराना है, तो सबको प्लस कराते हैं तो क्या आएगा 0, ये हो गया 9 और ये 13, और इसको प्लस कराएंगे तो आपका आएगा 35। ठीक है, तो समांतर माध्य निकालना है, ये माध्य, तो इसको कैसे लिखते हैं, सिग्मा x बराबर, सूत्र क्या हुआ fi xi बटे में f, तो 1390 बटे में क्या आएगा 35। अब इसका इसमें भाग लगाओगे तो आंसर आपका बैठेगा 39.71। ठीक है, क्लियर, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि 2 खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। तो यहाँ पे 2 खिलाड़ी हैं ए और बी, और यह ज्ञात करना है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी, 0.38। चलिए यहाँ करते हैं। अब इसने क्या बोला है कि ए कितनी बार मैच जीता है, 0.38। तो ए के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.38, यही है। तो अब बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है, तो अपन यहाँ लिखेंगे बी के मैच जीतने की प्रायिकता। तो बी कितनी बार मैच जीता है, तो अपन ने देखा है
कि ना एक अगर अपन लिखते हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर मिलके क्या होते हैं एक, इस प्रायिकता वाले चैप्टर में ही है, तो अपन इसको मान लेते हैं कि ये P1 है, इसको मान लेते हैं ये क्या है P2 है। तो अब दोनों का प्लस क्या होगा, P1 प्लस P2 बराबर क्या होगा एक। मतलब अब देखो इसने क्या पूछा है कि बी मैच कब जीतेगा, तो जब ए हारेगा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं PE और प्लस PE डैश, अपन में ऐसा है, बुक में ऐसा है, ठीक है, बराबर एक। तो अब PA1 किसको माना था अपन ने, ए मैच जीतना, तो ए कितनी बार जीता है 0.38 प्लस बी, तो P2 सेम बराबर एक। तो P2 बराबर क्या होगा 1 माइनस 0.38, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.62। अब इसने अपन ने ऐसे क्यों किया, क्योंकि अब जब ए हारेगा तभी तो बी जीतेगा, तो हारने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, नेगेटिव चीज हुई है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है 1 में से माइनस कराना पड़ता है। तो इसलिए मैंने 1 में से इसको माइनस कराया, तो आंसर क्या आएगा 0.62। तो यहाँ पे 0.62 उसकी प्रायिकता है जब बी जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन का खंड 2 खत्म होता है। खंड पहले वाले अपन ने वीडियो में सीखा था, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन खंड सी करेंगे, ठीक है।